स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस कंटिन्यूड वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में पहले तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और फिर उसके बाद एक और चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के इस यूनिट में, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी टर्म के डिस्क्रिप्शन के साथ। तो बिफोर गोइंग विद द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं आपको यहाँ पे लिखे हुए शब्दों के कुछ अंश को अगर दर्शाऊं तो बायोटेक्नोलॉजी बना हुआ है वर्ड बायो के साथ। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नो, दिस टेक्नो वर्ड हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के टेक्निक्स की बात करते हैं। सो टेक्नो मीन्स टेक्निक्स and logy. You all very well know logy means study. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब हम टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं, और उससे जब हमको कोई अलग अलग प्रकार का सर्विस जो मिलता है मैनकाइंड के लिए, तो ये सेक्शन जो है इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ टेक्निकल वे। अगर मैं लेमैन के लैंग्वेज का डिफिनीशन आपको बताऊं तो दिस इज़ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ टेक्निकल वे। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनीशन की बात करूं तो सबसे अप्रोप्रिएट डिफिनीशन जो बायोटेक्नोलॉजी का दिया गया है, दैट इज़ गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर शॉर्ट वी विल बी राइटिंग हियर EFB। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डिफिनीशन प्रोवाइड की है बायोटेक्नोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट के साथ, या फिर सेल के साथ, या फिर सेल के अंदर उपस्थित किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। सो लेट मी राइट डाउन दिस definition for biotechnology here. So it is the integration of natural sciences with living organism or any part of living organism or any cell of living organism और any molecular analog, जैसे कि DNA हो गया हमारा, और सो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विथ, या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटीग्रेशन हो जाए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट के साथ, या फिर किसी सेल के साथ, या फिर किसी लिविंग मॉलिक्यूल और एनालॉग के साथ। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। बट ये इंटीग्रेशन करते क्यों हैं? सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डन टू ऑब्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच इज यूजफुल फॉर द मैनकाइंड। सो दिस इंटीग्रेशन इज फॉर to obtain product and services for mankind. So this is the most standard definition of biotechnology जो कि दिया गया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा।
सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि उनसे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्टेन कर सके जो कि हमारे लिए मैनकाइंड के लिए काफ़ी इसेंशियल है और यूज़फुल है। सो नाउ अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करना, दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर ह्यूमंस। अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी को, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एडवांसमेंट हम इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिकल और इट कैन बी मॉडर्न। and modern biotechnology. तो बच्चों, आपको अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डिफ़ाइन किया है वो डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एंड यू शुड मेमोराइज इट। और उसके साथ साथ आपको एक कॉमन बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि इफ़ वी आर ऑब्टेनिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग सर्टेन मेथड्स ऑन इट, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, आप जब बहुत छोटे थे तब से ही आपके घर में कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस की जा रही है, अल्कोहल फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो हम बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। सो लेट मी डिफाइन इट। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस एजेस। सिंस एजेस और द ओल्ड टाइम्स। जैसे कि इसमें वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कर्ड फॉर्मेशन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कर्ड फॉर्मेशन, तो आपको पता है कि इसके अंदर हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट करके कर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर द प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन, हेंस इट विल बी केप्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड सिंस वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर वेरी ओल्ड टाइम्स, तो इसके लिए हम इसको क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल दैट वी कैन पुट हेयर इज द अल्कोहल फॉर्मेशन। जो ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि अल्कोहल की जो फॉर्मेशन की जाती है, वहाँ पे फर्मेंटेशन फिनोमेना का यूज़ किया जाता है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईस्ट का। आपको पता है यूनिसेलुलर फंजाई है एक ईस्ट, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। सो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली द गेटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओल्ड टाइम्स, बहुत पुराने टाइम से जो कर रहे हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में आया है। और अगर मैं कहूँ तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी आर सराउंडेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हमको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से मिले हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना हमारा मेन उद्देश्य होगा इस चैप्टर के अंदर, और हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं कहूँ, सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज it is basically recombinant DNA technology. So modern biotechnology is the recombinant DNA technology. For short we can write it as rDNAT, recombinant DNA technology. क्या है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लेट अस से वी हैव टू प्लांट्स, सपोज वी हैव प्लांट ए एंड यू हैव प्लांट बी। बच्चों, आपको पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी अगर कैरेक्टर होता है तो उस कैरेक्टर के लिए उनकी बॉडी में या उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल जीन भी प्रेजेंट होता है। तो जो भी कैरेक्टर, वॉट एवर द कैरेक्टर वी पोजेस और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस, so for that character there is a gene present inside that organism
inside the cellular structure of that organism. So मैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल इलस्ट्रेट कर रहा हूँ. सपोज वी हैव टू प्लांट, दैट इज प्लांट ए एंड प्लांट बी. अगर प्लांट ए के फीचर्स की मैं बात करूँ, सो यील्ड जो है ना प्लांट ए की वो काफ़ी हाई है. इट इज़ वेरी हाई यील्डिंग वैरायटी. इससे जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिलता है. बट साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या है कि दिस वैरायटी ऑफ द प्लांट इज डिजीज ससेप्टिबल. दिस वैरायटी ऑफ द प्लांट इज डिजीज ससेप्टिबल. मतलब कि ज़रा सा भी सीजनल चेंजेस आएगा और एनी काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट विल कॉज एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज इनसाइड दैट प्लांट. तो ये तो थी कैरेक्टर प्लांट ए की. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टर दैट प्लांट बी पॉजेज. तो अगर मैं कैरेक्टर प्लांट बी की बात करूँ तो यील्ड जो है ना इस प्लांट का दैट इज़ वेरी लो यील्डिंग इट हैव. बट दिस प्लांट हैज़ वेरी हाई डिजीज रेसिस्टेंस. मीन्स एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज बहुत जल्दी इस प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है. अब प्लांट ए और प्लांट बी की बात करें तो द कैरेक्टर दैट वी नीड इज व्हाट? We need this character in a plant and we need this character in a plant. So what we can do, first जो तरीका है इन दोनों कैरेक्टर को किसी प्लांट के अंदर इंटीग्रेट करने का वो ये है कि हम इन दोनों प्लांट ए और प्लांट बी की क्रॉसिंग करा दें. So जब इनका हम क्रॉसिंग कराएं, when they are cross pollinated, so if we do the crossing of these plant, तो क्रॉसिंग के बाद इट माइट बी पॉसिबल कि जो प्रोजेनी यील्ड हो इस प्लांट की, इन दोनों प्लांट के जो प्रोजेनी हो उसके अंदर ये वाला कैरेक्टर आ जाए और ये वाला कैरेक्टर आ जाए. तो नॉर्मल क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उस क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आने वाला होता है दैट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल. वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है. हमको प्रोडक्ट चाहिए था क्या? हाई यील्ड और डिजीज रेसिस्टेंस का. बट इट माइट बी पॉसिबल कि जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, जो प्रेजेंटली प्लांट की आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर जो दोनों अनवांटेड कैरेक्टर है वो वाले कैरेक्टर आ जाए. सो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का यही एक डिसएडवांटेज है. इसके लिए ज़रूरत पड़ी बायोटेक्नोलॉजी की. तो अब मैं समझाता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा. सपोज़ प्लांट ए के अंदर जो हाई यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो इस हाई यील्डिंग के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल जीन है. सपोज इसके लिए द जीन रिस्पॉन्सिबल इज जीन एक्स. एंड जो प्लांट बी है उसके लिए प्लांट बी के पास जो रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज है दैट रेसिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड टू द प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी अदर जीन कॉल्ड जीन बी और से जीन वाई. अब क्या करना है हमें कि प्लांट बी के इस वाई जीन को अगर हम यहाँ से कट करें, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस जीन को कट करना पड़ेगा और इस जीन को लाके हियर वी विल कट दिस जीन एंड वी विल इंट्रोड्यूस दिस जीन और इंटीग्रेट दिस जीन विथ प्लांट ए. तो हमने क्या किया? प्लांट बी के अंदर जो जीन वाई था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, उस जीन को हमने प्लांट बी से कट किया और हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, इस जीन वाई को बी से इंट्रोड्यूस कर दिया जीन प्लांट ए के अंदर. नाउ वी आर श्योर कि प्लांट ए के अंदर वाई जीन के आने के कारण प्लांट ए विल ऑल्सो बी डिजीज रेसिस्टेंस और साथ ही में इट हैज़ वेरी हाई यील्ड. तो जो कैरेक्टर हमको चाहिए था वो कैरेक्टर हमको मिल गया. सो अगर मैं सिंपल शब्दों में डिफाइन करूँ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसका मतलब है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन को कट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जोड़ देना और उससे प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्टेन करना. सो इट इज जस्ट कटिंग एंड पेस्टिंग. एक ऑर्गेनिज्म से आपने जीन को कट किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को आपने पेस्ट किया. सो कटिंग एंड पेस्टिंग का फेनोमेना चल रहा है यहाँ पे. बट जितने आसानी से हमने इस प्रोसेस को डिफाइन किया कि एक ऑर्गेनिज्म से जीन को कट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पेस्ट कर देना है, उसके साथ जोड़ देना है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, और हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर इसी कटिंग और पेस्टिंग के बीच में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको समझना है। सो नाउ लेट अस कम अगेन टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। So modern biotechnology is what? It is cutting off certain type of gene from one organism and adding it to other organism. अगर हम देखें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई है वो दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ based on two things. Number one is genetic engineering, and number two is chemical engineering. सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस को पूरा समझना पड़ेगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ, तो अभी जो हमने बात की थी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन्स को कट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ जोड़ना, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और वहीं पे मैं बात करूँ केमिकल इंजीनियरिंग की, तो आपने सपोज़ कि किसी एक्स ऑर्गेनिज्म से जीन को कट किया है और उसको आपने ऐड किया है वाई ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आपको वाई ऑर्गेनिज्म को जीन्स को ऐड करने के बाद एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके आप उस वाई ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करोगे। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्रिपरेशन ऑफ a recombinant organism or cell, and chemical engineering, it is associated with providing the suitable environment for the recombinant cell. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपने जो रिकॉम्बिनेंट सेल तैयार किया है, रिकॉम्बिनेंट सेल आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यू जीन्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, और नए जीन को इंट्रोड्यूस करने के कारण वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसीलिए हम उन सेल्स को रिकॉम्बिनेंट सेल कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है रिकॉम्बिनेंट सेल को तैयार करना, और केमिकल इंजीनियरिंग का काम है कि उस रिकॉम्बिनेंट सेल को सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जिससे कि उस सेल से हम लोग सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सके, जो कि हमारे लिए एसेंशियल है। सो आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की समझ होने के लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए एंड केमिकल इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर में हमारा मेन फोकस होगा वो होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए, और जब एक बार जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को हम समझ चुके होंगे तब हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बात करेंगे बायोरिएक्टर्स का, जिन बायोरिएक्टर्स के अंदर हम सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं इन रिकॉम्बिनेंट सेल को। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की आपसे कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, पहले तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन आपको बताया। अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
वहीं पे हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्टेन करने का प्रोसेस जो है ये हम बहुत पुराने टाइम से करते चले आ रहे हैं। और जो बहुत पुराने टाइम से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑब्टेन कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करने का एक प्रोसेस बहुत ही रिसेंट टाइम में डेवलप हुआ है, और उसको हमने कहा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, विच इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द फेनोमेना ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको इलिस्ट्रेट कराया, जहाँ पे हमने देखा कि प्लांट बी से एक सर्टेन टाइप ऑफ जीन को जब आपने कट करके प्लांट ए के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस जीन के जो फीचर थे वो ऑर्गेनिज्म ए के अंदर यानी कि प्लांट ए के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए। इस प्रकार से हम एक रिकॉम्बिनेंट सेल को तैयार करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट सेल को तैयार करना, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो प्रोसेस की हमने बात की, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होता है रिकॉम्बिनेंट सेल को तैयार करना, वहीं पे केमिकल इंजीनियरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ सूटेबल इन्वायरमेंट टू द रिकॉम्बिनेंट सेल, जिससे कि क्या हो सके कि वो सेल्स डिवाइड कर सके, अपने साथ उस जीन्स को मल्टीप्लाई करे और उस जीन से मिलने वाले प्रोडक्ट हमको बहुत ही आसानी से मिल सके। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिसके कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग का फील्ड आज इतना डेवलप हो पाया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर production of recombinant cell, and it is developed due to two important discoveries in bacteria. तो बैक्टीरिया के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर हुई हैं, जिसके कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग आज इतना डेवलप हो पाया है। सबसे पहली चीज़ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंड द सेकेंड थिंग जो बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर हुई है, दैट इज़ प्लाज्मिड, जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डेवलप होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाउ व्हाट इज़ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेट अस टॉक अबाउट दैट। जैसे कि हमने बात किया था अपने पिछले इलस्ट्रेशन में कि प्लांट ए वॉज देयर एंड देयर वॉज अ प्लांट बी। हमने क्या किया था, प्लांट बी से जीन वाई को कट किया था, एंड जीन वाई को हमने ला के पेस्ट कर दिया था प्लांट ए के अंदर। तो नाउ जीन्स को कट करने के लिए वी नीड अ डिवाइस, और जीन को कट करने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बात करूं मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, वो बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर हुए हैं। लेट अस सी कि बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फॉर्मेशन होता क्यों है। अगर आपको बच्चों याद हो तो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था लाइक प्रोसेस ऑफ वायरस। जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है उनके लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे दूंगा। सपोज कि आई एम मेकिंग अ बैक्टीरियल सेल हेयर, और आपको पता है कि बैक्टीरिया इज़ अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड हेयर इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ नेकेड। इसको हम प्रोन्यूक्लिया या प्रोक्रोमोसोम्स भी कहते हैं, या न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो व्हेन अ बैक्टीरिया इज अफेक्टेड बाय अ वायरस, सपोज एक वायरस ने इस बैक्टीरिया को अफेक्ट किया, तो आपको पता है कि वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है टू द होस्ट सेल, और वायरस का ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, यह अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। और बैक्टीरियल डीएनए के प्रोसेस को, बैक्टीरियल सेल के मैकेनिज्म को यूज़ करके वायरस अपने कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करता है। तो जब किसी बैक्टीरिया के ऊपर, let me make this diagram once again in a simplified way.
तो सपोज वी हैव मेड दिस जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया और इसके ऊपर वी आर मेकिंग द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ वायरल डीएनए। तो यहाँ पे हमने वो सिचुएशन बनाई है जहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर किसी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। तो जब वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है तो बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फॉर्मेशन होता है एंड द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू गेट रिड फ्रॉम द वायरल डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फॉर्मेशन हुई है वो इसलिए हुई है ताकि बैक्टीरिया के जीनोम से वायरस के डीएनए के पार्ट को कट करके रिमूव किया जा सके। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रन्स अलोंग द सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए और जहाँ पे भी उसको वायरल डीएनए का सीक्वेंस मिलता है वहाँ पे वो एक कट लगाता है। तो इस प्रकार से वायरल डीएनए से छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वी कॉल दिस एज मॉलिक्यूलर सीजर। So this is also termed as molecular scissor which is used for cutting the piece of DNA। DNA के पीस को कट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। For short I am writing RE। It is formed in bacteria to get rid of viral sequence, है ना। और होता क्या है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये रीड करते हैं बैक्टीरिया के जीनोम को और जहाँ पे भी इनको वायरल जीनोम का सीक्वेंस नज़र आता है वहाँ पे ये कट लगा देते हैं। So restriction enzyme runs along the length of DNA and makes cut at the site where the viral genome is present। वायरल जीनोम कह लो आप या फिर वायरल डीएनए कह लो। सो इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है वो बैक्टीरियल डीएनए से वायरल डीएनए को अलग करती है। तो हमने जो देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है उसमें डीएनए को एक सेल से कट करना होता है और दूसरे सेल के अंदर डालना होता है, पेस्ट करना होता है। तो डीएनए को किसी एक सेल से, पर्टिकुलर सेल से कट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैं और बात करूं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो इट माइट बी पॉसिबल कि वायरस के डीएनए का कुछ सीक्वेंस बैक्टीरिया के डीएनए से मैच करता हो। तो इन दैट केस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ एक और एंजाइम काम करता है विच इज़ नोन एज मिथाइलेज। सो लेट मी राइट दिस इंफॉर्मेशन हियर। तो ऐसा पॉसिबल है कि वायरस के डीएनए का कुछ हिस्सा बैक्टीरिया के डीएनए के जैसा ही हो। उस केस में क्या होता है कि एक और एंजाइम मिथाइलेज इस एंजाइम का नाम भी आपको याद रखना है। द नेम इज मिथाइलेज
दिस एंजाइम ऑल्सो रन्स along with रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी आती है, जहाँ पे भी बैक्टीरिया वायरस के डीएनए का कोई पार्ट बैक्टीरिया के डीएनए से मैच करता है, इन दैट केस मिथाइलेज एंजाइम जो होता है ना, एड्स मिथाइल ग्रुप टू इट्स सीक्वेंस। मिथाइल ग्रुप यू नो, CH3, एंड इन दिस वे वो बैक्टीरियल डीएनए को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम वायरल डीएनए, ताकि वायरल डीएनए के ऊपर ही कट लगाया जा सके, बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर के सीक्वेंस पे कट ना लगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि जब किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो उससे छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर फॉर्मेशन होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इसके साथ एक दूसरा एंजाइम भी काम करता है, दैट इज मिथाइलेज एंजाइम। सो बोथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम together with methylase is known as restriction modification system. So restriction enzyme is basically a molecular scissor जो बैक्टीरिया के अंदर डेवलप हुआ है वायरस जीनोम से छुटकारा पाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी तो आपने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर ज़रूरत क्या पड़ी इसके फॉर्मेशन की, और नॉर्मली वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि यह डीएनए के पीस को कट करने की एबिलिटी रखता है। डीएनए इज ए बायोमोलिक्यूल, यू ऑलरेडी नो। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ये प्रॉपर्टी तो होती है डीएनए को कट करने की, बट ये डीएनए के ऊपर कट लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी सीक्वेंस पे कट लगा देंगे। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनके कट करने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है विच इज़ कॉल्ड एज देयर रिकॉग्निशन साइट, एंड ऑल द रिकॉग्निशन साइट ऑफ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम can recognize specific sequence on DNA, और इन्हीं स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो कट लगाते हैं, और इन स्पेसिफिक सीक्वेंस को वी कॉल एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, वो डीएनए के ऊपर कट लगाने से पहले उनका एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है विच इज़ पैलिंड्रोमिक इन नेचर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब है मीन्स एनीथिंग जो उल्टा सीधा एक जैसा ही आपको पढ़ने में लगे उसको पैलिंड्रोमिक कहते हैं। जैसे कि दिस वर्ड मैडम, so either you read this from this side or you read this from this side, this is same, so this is a type of palindrome. Another word let me take here is Malayalam. So Malayalam, it is also a palindromic word. So जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करते हैं और फिर उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद वहाँ पे वो डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर कट लगाते हैं। और आपको पता है कि डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर कट लगाने के कारण दे हैव बीन नेम्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लासेस की,
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लासेस की मैं बात करूँ, सो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और आपको ये क्लासेस याद रखने हैं। सो क्लास 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लास 2 and class 3 restriction enzyme. कुछ डिफरेंसेस हैं इनके बीच। क्या डिफरेंसेस है वो उसको एक बार हम यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लास 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, सो ये जो एंजाइम होता है ना, इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन, and S-adenosyl methionine. मिथियोनिन फॉर दियर एक्टिवेशन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्लास 2 की, तो इट ओनली रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन फॉर इट्स एक्टिवेशन, वेयर एज क्लास 3 इट इज सेम एज क्लास 1 एंजाइम। मतलब कि यहाँ पे भी एक्टिवेशन के लिए इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन एज वेल एज एस एडेनोसिल मिथियोनिन, फॉर दैट आई हैव रिटन SAM। नेक्स्ट डिफरेंस जो इनके बीच में है, एक तो कॉमन इनके बीच में ये है कि सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब DNA के ऊपर कट लगाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करने के बाद कट लगाते हैं, एंड दैट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और द रिस्ट्रिक्शन साइट। अब अगर क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये उस सीक्वेंस को रीड करते हैं, और कट जो लगाते हैं ना वो उस सीक्वेंस के बाहर जाके लगाते हैं, उस सीक्वेंस के बाद लगाते हैं। सो इट मेक्स कट अवे फ्रॉम द सीक्वेंस। एंड ऐसे टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद सीक्वेंस से बाहर जाके कट लगाएं, इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। सो क्लास 1 इज एक्सोन्यूक्लियस टाइप। वहीं पे मैं अगर बात करूं क्लास 2 की, तो क्लास 2 के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो कट लगाते हैं ना, इट मेक्स कट विद इन द सीक्वेंस। सो दिस क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। It makes cut within the sequence and hence it is termed as restriction endonuclease. न्यूक्लियस क्यों? बिकॉज यू नो कि बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA, और DNA और RNA को कट लगाने वाले जो एंजाइम है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मीन्स वैसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, कट करते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ क्लास 3 की, तो इट इज़ सेम एज क्लास 1, तो इसको भी आप रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस के कैटेगरी में डालोगे। अगर मैं बात करूँ क्लास 1 की, तो सिंस दे आर मेकिंग कट अवे फ्रॉम द सीक्वेंस, हेंस दे प्रोड्यूस हेट्रोलोगस फ्रैगमेंट और हेट्रोजोनस फ्रैगमेंट। It produce heterogeneous fragment. And same is the case with class 3 enzyme. It also produce
हेट्रोजीनस फ्रैगमेंट। वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्लास 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, तो ये सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और हमेशा कट लगाते हैं विद इन द सीक्वेंस, सो दे ऑलवेज प्रोड्यूस होमोजेनस फ्रैगमेंट। And class 2 is that kind of enzyme, restriction enzyme, which is used in the purpose of biotechnology. So बच्चों, आज के क्लास में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया अबाउट बायोटेक्नोलॉजी और हमने उसके दो टाइप्स को डिफाइन किया, दैट इज़ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने से पहले हमने डिफिनीशन देखा बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। पहले तो हमने बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की एक लेमैन के लैंग्वेज में, और फिर हमने यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन को समझा। उसके बाद हमने इसके टाइप्स को देखा, क्लासिकल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो बहुत पुराने समय से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न आवर फॉर दिस चैप्टर। फिर हमने एक सिंपल से इलस्ट्रेशन को लिया समझने के लिए कि ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फिनोमेना है, ये बेसिकली है क्या। तो हमने ये समझा कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन्स को कट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जोड़ने की प्रोसेस जो है, इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर हमने देखा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो चीज़ों पे आधारित है, क्लासिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का जहाँ पे काम है रिकॉम्बिनेंट सेल को तैयार करना, वहीं पे केमिकल इंजीनियरिंग का काम है उन रिकॉम्बिनेंट सेल को सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उनसे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना। फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को शुरू किया और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्लाज्मिड, जिसके कारण आज के युग में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। फिर हमने देखा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, और ये जो बैक्टीरिया के अंदर फॉर्मेशन हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ये हुआ है बैक्टीरिया को वायरस के डीएनए से छुटकारा दिलाने के लिए। और हमने देखा कि कई बार ऐसा पॉसिबल है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कुछ सीक्वेंस जो है वायरस के वो बैक्टीरिया के जैसे ही हो, तो इस केस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ मिथाइलेज एंजाइम भी काम करता है, जो बैक्टीरिया की सीक्वेंस के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड करके डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन बैक्टीरियल एंड वायरल सीक्वेंस। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लासेस को देखा एंड हमने उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो बच्चों, अगले क्लास में हम स्टडी करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को पूरा डिटेल में। तब तक के लिए आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप आज के लेक्चर्स की नोट्स को तैयार करो और एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग करो एनसीईआरटी चैप्टर की, और आपके जो भी डाउट्स हो आप वो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बच्चों, शुक्रिया।